शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई एनवीएस के एग्ज़ाम में आपका बहुत कम टाइम बचा है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बातें हैं आपकी नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड वो शेयर कर ली जाएँ। तो आज की जो ये वीडियो रहने वाली है ये आपकी नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड ही रहने वाली है, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी पा रही हैं। तो वही डिस्कस आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो जल्दी से भाई जो चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल सके, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही अपडेट्स से रिलेटेड वीडियोस, टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस और आपको जो है मोटिवेट करने वाली जो वीडियोस होती हैं, मोटिवेशन मैं आपको टाइमली देती रहूँगी। तो नए जो हैं वो कर लें, और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जो जुड़े हुए हैं मुझसे, वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, ताकि आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, ये नॉलेज मिल सके, क्योंकि ये नहीं पता भाई कहाँ पे किसको क्या बात पसंद आ जाए, किसकी बात हमें अच्छी लगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपने। ये कुछ टिप्स हैं जो आप नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में होती है उनसे आप कैसे बच सकते हैं, तो वो आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। तो देखिए जो ये वीडियो है ना सिर्फ एनवीएस के लिए बल्कि हर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए जानते हैं कि आपको एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं ना, आप उनको ध्यान से पढ़ें भई, ठीक है? अगर किसी प्रश्न को समझने में आपको दिक्कत आती है तो उसका अंग्रेजी रूप पढ़ें। पता है कई बार क्या होता है, कई बार आप लोग ना हिंदी में, जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं ओनली हिंदी में ही देख लेते हैं क्वेश्चन को, और हिंदी में ना इतने टिपिकल वर्ड्स यूज़ होते हैं कि आपको ना उनका मीनिंग ही नहीं पता होता। तो ऐसे में आप क्या करें भई, एक बार जो दोनों फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप उसका अंग्रेजी रूप भी देख लें एक बार। हो सकता है आपको प्रश्न समझने में आसानी हो जाए और आप उस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पाएँ। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को आपने ध्यान से रीड करना है, ठीक है? फिर बात करती हूँ मैं कि अगर किसी प्रश्न के उत्तर में आपको भ्रम होता है ना, मतलब आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, तो उस प्रश्न का उत्तर पहली बार में जो आपको ठीक लगे उसी को क्लिक करना है। कई बार हमारे सामने ये सिचुएशन हो जाती है ना कि भई यार ये वाला है या ये वाला है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है इसका ये हो, तो आपको ना ऑप्शंस में कुछ ऐसे ही भ्रांतियाँ हो जाती हैं, भ्रम हो जाता है, तो आपको पज़ल नहीं होना है भई। आपको जो ठीक लगे ना, जिस पे मतलब आपको दोनों में से जो ज़्यादा आपको अच्छा लगे, उस पर आप क्लिक करें। तो ऐसा देखा गया है कि 70% वही उत्तर आपके सही होते हैं, ओके? फिर है कि जिस प्रश्न के उत्तर में आपको डाउट होता है, वहाँ पर आपको ना गलत विकल्प को छाँटते हुए सही तक पहुँचने की कोशिश करनी है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपको ऐसा होता है कि आप ना, ये होता है कि बिल्कुल ही आपको ये लगता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, इसका तो ये हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको कोशिश करनी है। कई बार क्वेश्चन को रिलेट करना आपने कि भई अगर सपोज़ आपको कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको ये पता है जैसे कि रोलेट एक्ट है, आपको पता है 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। तो आपको पता है कि पहले ये घटना हुई है, बाद में ये घटना हुई है। अगर इस ऐसे रिलेट करके क्वेश्चनों को करोगे ना, तो वो आपके ठीक होंगे, ठीक है? आपको सही उत्तर तक पहुँचना है। फिर क्या है कि भई अनुमान के आधार पर अधिक प्रश्नों का उत्तर ना दें। आपको ज़्यादा एस्टिमेट नहीं लगाने हैं, तुक्के नहीं लगाने हैं, ठीक है? तुक्के नेगेटिव मार्किंग में नहीं चलते हैं। भई पहले तो आप जिन पे श्योर हो ना, वही क्वेश्चन्स को करो, ठीक है? बाद में आपको 50-50 वाले पे चलना है। भई जिन पे मान लो 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि आपको ऊपर वाला लगता है सही, नीचे वाला लगता है, बीच वाला लगता है, ऐसे सिचुएशन में भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन। बट जिनका आपको बिल्कुल ही ना पता हो, ठीक है? वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्योंकि पता है कई बार क्या होता है कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी तैयारी कितनी बेस्ट है, बल्कि मैटर ये करता है कि आपने कितनी अच्छे ढंग से पेपर अटेम्प्ट किया। आपने देखा होगा ना कई बार कई कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं, बट भाई पेपर में उनका रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो होता है। वो पता है क्यों होता है? क्योंकि आप लोग ना पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट ना करते, ठीक है? अटेम्प्ट करना आपको नहीं आता है। तो आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। आराम से आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से क्लियर करे हैं ना, तो चाहे एग्ज़ामिनर कितना भी घुमा के दे ले क्वेश्चंस को, आप उसको कर दोगे, और ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है पेपर, ठीक है? बस क्या होता है कि उसकी सेंस आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड होता है। थोड़ा-सा घुमाएगा वैसे एग्ज़ामिनर, भई आपको ये पता है
कि हिस्ट्री है सपोज़, आपको ये पता है कि हिस्ट्री में आपने ये लगा लीजिए आप कि कोई घटना पढ़ी है, ठीक है? तो अब उस घटना से बाहर तो वो कुछ नहीं देगा ना। मान लो जलियांवाला बाग पढ़ा है आपने, तो जलियांवाला बाग से जितने भी क्वेश्चन्स उठकर आएँगे, वो चाहे कैसे भी घुमा ले, तो क्वेश्चन तो वही होंगे ना, आंसर तो उसके वही होंगे, तो आपको पज़ल नहीं होना है, ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं, ठीक है? फिर क्या है कि परीक्षा के दौरान कठिन परीक्षणों प्रश्नों सॉरी क्वेश्चन्स को देखकर आपको दबाव या तनाव में नहीं आना है। आप पता है क्या करते हो, कई बार इतने प्रेशर में हो जाते हो कि जो आपको आता है ना, वो भी आपके माइंड से आउट हो जाता है। तो भई प्लीज़ किसी भी तरह का स्ट्रेस आप अपने माइंड में ना रखें, ठीक है? क्योंकि क्या है, सबसे पहले निश्चित उत्तर जानने वाले प्रश्नों को ये आपने करना भी बताई है। मैंने आपको ये बात तो कि जिन पे आप श्योर हो ना, श्योरिटी क्वेश्चंस को पहले करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि पहले आपने जो आपको आता है ना, वो कर लोगे तो आपका एक तो टाइम भी सेव हो जाएगा, ठीक है? दूसरा ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, भई हाँ, ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, ये तो मैं कर लूँगी। फिर आप उन क्वेश्चंस की तरफ चलोगे जिन पे आपको थोड़ा डाउट है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप ना पज़ल नहीं होगे ज़्यादा। फिर क्या है भई, आप जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हो सपोज़, अब आपके पास 4-5 दिन का टाइम है एग्ज़ाम देने से पहले, तो आप जितना ज़्यादा हो सके ना, प्रैक्टिस वर्कबुक से अपने क्वेश्चन्स को नियमित रूप से हल कीजिए, ठीक है? आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, अब तो भई प्रैक्टिस करने का ही आपके पास टाइम बचा है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टाइम आपके पास नहीं बचा है। तो जितना हो सके आप अपनी इस टाइम में प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है? फिर क्या है कि भई परीक्षा के दौरान अगर आप कठिन प्रश्नों को देख के दबाव या तनाव में, स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, अभी-अभी बताया है। अगर प्रश्न कठिन है ना, तो वो सभी के लिए है, ठीक है? तो बिना प्रेशर के, बिना दबाव के आप परीक्षा देने में ही फ़ायदा है आपको, ठीक है? तो भई ये कुछ टिप्स थी, जो मैंने आप लोगों से शेयर करी। आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। क्योंकि देखिए, ये तो आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन एक एजुकेटर हूँ, तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले कुछ टिप्स मैं दूँ, मेरे को ऐसा लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। क्योंकि कई बार देखा है मैंने, कितनी भी अच्छी तैयारी हो, बट आपको अगर पेपर करने का तरीका नहीं पता है ना, तो आप पज़ल हो जाते हो और आपका स्कोर वहीं पे डाउन हो जाता है। तो आप कम तैयारी में भी अच्छे तरीके से अगर पेपर को अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो भई, ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।